हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू अवर चैनल स्कॉलरली माइंड्स। तो आज हम डील करने वाले हैं BPSE 143 स्टेट पॉलिटिक्स इन इंडिया। आज हम इसके कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस डील करेंगे जो आपके जून एग्जामिनेशन में काफ़ी इंपॉर्टेंट हो सकते हैं। स्टार्ट करने से पहले मैं आपको दो इंपॉर्टेंट बातें कहना चाहूँगी। फर्स्ट कि आप हमारा व्हाट्सएप एंड टेलीग्राम ग्रुप ये ज़रूर ज्वाइन कर लीजिएगा एंड सेकंड यहाँ पे आपको रेगुलर क्लास अपडेट्स मिलते रहेंगे। सेकंड कि अगर किसी को इस सब्जेक्ट के गेस्ट पेपर्स परचेज करना हो तो वो आ सकते हैं shop.hindustannowledge.com पर लाइक दिस एंड यहाँ पर आप अपने सब्जेक्ट को टाइप करके इजीली गेस्ट पेपर्स परचेज कर सकते हैं। इन केस परचेज करने में आपको कोई भी इशू आता है तो यू कैन कॉन्टैक्ट अस एट 9580023321 पर। So let's start with our first question. Briefly explain the constitutional provisions for Panchayati Raj in India. Panchayati Raj is a system of local self-government in rural India. It helps people participate in decision making at the village level and strengthen democracy. The constitutional status of Panchayati Raj institution (PRIs) was given through the 73rd Constitutional Amendment Act 1992, which came into force on 24th April 1993. The provisions related to Panchayati Raj are included in Part 9, Article 243 to 243O of the Constitution. अब हम सबसे पहले समझते हैं कि पंचायती राज होता क्या है। ये इंडिया के विलेजेस में लोकल सेल्फ गवर्नमेंट का सिस्टम होता है। लोकल सेल्फ गवर्नमेंट का मतलब क्या होता है? इसका मतलब होता है कि गांव के लोग अपने गांव के डेवलपमेंट और लोकल प्रॉब्लम्स के बारे में खुद ही डिसीजंस लेते हैं। सिंपल वर्ड्स में पंचायती राज का पर्पस है कि गांव के लोग अपने गांव का डेवलपमेंट खुद करें और गवर्नमेंट के डिसीजंस में डायरेक्टली पार्टिसिपेट करें। इसी की वजह से पंचायती राज को ग्रास रूट डेमोक्रेसी भी कहा जाता है, क्योंकि ये जो डेमोक्रेसी है इसकी शुरुआत सबसे नीचे मतलब विलेज लेवल से होती है। अब सवाल आता है कि पंचायती राज को कॉन्स्टिट्यूशन में कब और कैसे जगह मिली थी, तो उसका आंसर आपको यही मिल जाएगा कि इसको 73rd कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट एक्ट के थ्रू ऐड किया गया था। कब? 24 अप्रैल 1993। इसके जो प्रोविजंस हैं वो पार्ट 9 में लिखे गए हैं, आर्टिकल 243 से 243O तक। ठीक है, ये इम्पॉर्टेंट है, आपको ये याद रखना है। 3-tier structure. The Constitution provide a 3-tier system of पंचायती राज in states. Constitution के अकॉर्डिंग पंचायती राज को 3-tier system में डिवाइड किया गया है। ठीक है, ग्राम पंचायत किस में होती है? विलेज लेवल पे होती है। ये विलेज लेवल पर काम करती है। इसका काम गांव के डेवलपमेंट एंड लोकल एडमिनिस्ट्रेशन को मैनेज करना होता है। उसके ऊपर पंचायत समिति होती है। ये ब्लॉक या इंटरमीडिएट लेवल पर काम करती है और ग्राम पंचायत के काम को कोऑर्डिनेट करती है। तीसरा आता है जिला परिषद। ये डिस्ट्रिक्ट लेवल पर काम करती है और पूरे डिस्ट्रिक्ट के रूरल डेवलपमेंट को सुपरवाइज करती है। लेकिन अगर किसी स्टेट की पॉपुलेशन 20 लाख से कम है तो वहाँ इंटरमीडिएट लेवल मतलब पंचायत समिति ये बनाना कंपलसरी नहीं होता है। ये देखिए, ये लिखा है स्टेट विद पॉपुलेशन बिलो 20 लाख मे नॉट हैव द इंटरमीडिएट लेवल। अब ग्राम सभा की बात करते हैं। द कॉन्स्टिट्यूशन रिकग्नाइज द ग्राम सभा एज द फाउंडेशन ऑफ पंचायती राज। इट कंसिस्ट ऑफ ऑल रजिस्टर्ड वोटर्स ऑफ अ विलेज। द ग्राम सभा डिस्कस लोकल इश्यूज, अप्रूव डेवलपमेंट प्लान्स, सुपरवाइज द वर्क ऑफ ग्राम पंचायत। ग्राम सभा को पंचायती राज की एकदम फाउंडेशन माना जाता है और कॉन्स्टिट्यूशन के हिसाब से ग्राम सभा में विलेज के सभी रजिस्टर्ड वोटर्स मेंबर होते हैं। यानी जिस भी पर्सन का नाम विलेज की वोटर लिस्ट में है वो ग्राम सभा का मेंबर है। ग्राम सभा विलेज की प्रॉब्लम्स पर डिस्कशन करती है, डेवलपमेंट प्लान्स को भी अप्रूव करती है और ग्राम पंचायत के काम पर भी नज़र रखती है। इसीलिए ग्राम सभा को डायरेक्ट डेमोक्रेसी का भी एग्जाम्पल माना जाता है। ठीक है, ये आप याद रखिएगा। Election of panchayats. Member of panchayat are elected directly by the people. Elections are conducted every 5 years. If a panchayat is dissolved before its terms end, fresh elections must be held within 6 months. अब पंचायत के मेंबर्स को विलेज के लोग डायरेक्टली वोट देकर चुनते हैं, इलेक्ट करते हैं। इनका टाइम कितना होता है? 5 years का होता है। लेकिन अगर किसी भी रीज़न से पंचायत का टर्म 5 साल तो होता ही है, लेकिन उसके पहले अगर पंचायत का वो डिसॉल्व हो जाए
तो 6 मंथ्स के अंदर नए इलेक्शंस करवाना कंपल्सरी होता है। द कॉन्स्टिट्यूशन प्रोवाइड रिजर्वेशन टू इंश्योर रिप्रेजेंटेशन ऑफ वीकर सेक्शन। सीट आर रिजर्व फॉर शेड्यूल कास्ट, शेड्यूल ट्राइब according to their population. At least 1/3 of the seats are reserved for women, including seats reserved for SC and ST. Many states have increased the reservation for women to 50%. कॉन्स्टिट्यूशन ने पंचायती राज में भी रिजर्वेशन का प्रोविज़न दिया है। ST एंड SC का भी रिजर्वेशन है, वो डिपेंड करता है कि उनकी पॉपुलेशन कितनी है। 1/3 ऑफ द सीट्स किसके लिए रिजर्व्ड है? विमेन के लिए रिजर्व्ड है। इसी में ST और SC की विमेन की भी रिजर्व सीट्स इंक्लूडेड होती है। बहुत सारे स्टेट्स में जो रिजर्वेशन है विमेन के लिए उसे 50% कर दिया है। स्टेट इलेक्शन कमीशन, इट इज एस्टैब्लिश्ड इन एवरी स्टेट टू कंडक्ट फ्री एंड फेयर इलेक्शन टू पंचायत। इट सुपरवाइजेस एंड कंट्रोल द एंटायर इलेक्शन प्रोसेस। फ्री और फेयर इलेक्शन के लिए स्टेट में स्टेट इलेक्शन कमीशन बनाया जाता है। ये कमीशन पंचायत इलेक्शंस को कंडक्ट करवाता है, इलेक्शन प्रोसेस को भी सुपरवाइज करता है, किसी भी तरह का अनफेयर काम ना हो, और इंश्योर करता है कि इलेक्शंस ऑनेस्टली हो और ट्रांसपेरेंटली हो। स्टेट फाइनेंस कमीशन, द कॉन्स्टिट्यूशन प्रोवाइड फॉर अ स्टेट फाइनेंस कमीशन एवरी 5 years. It reviews the financial position of panchayat and recommends the distribution of financial resources between the state government and local bodies. State Finance Commission ये हर 5 साल में बनाया जाता है। इसका जो काम होता है वो पंचायत की फाइनेंशियल कंडीशन को रिव्यू करना होता है। ये स्टेट गवर्नमेंट को रिकमेंड करता है कि पंचायत को कितना पैसा और फाइनेंशियल रिसोर्सेज दिया जाना चाहिए। ठीक है, इससे पंचायत फाइनेंशियली स्ट्रॉन्ग बनती है। पावर्स एंड फंक्शन, the constitution authorized state government to give powers and responsibilities to panchayat. The 11th schedule contains 29 subjects such as agriculture, irrigation, rural housing, health, education, drinking water and rural development, which may be transferred to panchayat. Constitution state government को authority देता है कि वो पंचायत को powers and responsibilities दे। 11th schedule में 29 subjects दिए गए हैं जो पंचायत को ट्रांसफ़र किए जा सकते हैं। वो कौन से हैं? जैसे इरिगेशन हो गया, हेल्थ हो गया, एजुकेशन हो गया, यही सारे वो सब्जेक्ट्स हैं। ठीक है, यानी विलेज डेवलपमेंट से जुड़े बहुत सारे काम पंचायत को भी दिए जा सकते हैं। कंक्लूजन देखते हैं। द कॉन्स्टिट्यूशनल प्रोविजन ऑफ पंचायती राज स्ट्रेंथन ग्रास रूट डेमोक्रेसी इन इंडिया। दे इंश्योर पीपल्स पार्टिसिपेशन इन लोकल गवर्नेंस, प्रमोट रूरल डेवलपमेंट एंड एम्पावर वुमेन एंड वीकर सेक्शन. Thus, Panchayati Raj plays an important role in achieving democratic decentralization and inclusive development in rural India. पंचायती राज इंडिया के रूरल लोकल सेल्फ गवर्नमेंट का सबसे इम्पॉर्टेंट सिस्टम है। 3-tier सिस्टम के बारे में हमने अभी जाना है और इसके थ्रू क्या होता है, पंचायती राज को और ज़्यादा स्ट्रॉन्ग बनाया जाता है। इसी की वजह से पंचायती राज को ग्रास रूट डेमोक्रेसी की बैकबोन भी माना जाता है, क्योंकि ये विलेज में डेमोक्रेसी लाता है, पीपल का पार्टिसिपेशन बढ़ाता है और इंक्लूसिव डेवलपमेंट को भी प्रमोट करता है। ओके, सो लेट्स मूव ऑन फर्दर, डिस्कस द मेन फीचर्स ऑफ स्टेट ऑटोनॉमी एंड रीजनल पार्टीज इन इंडिया. India is a federal country where powers are divided between the central government and state government. State autonomy means that states have the freedom to manage their own affairs within the constitutional framework. So, इंडिया एक फेडरल कंट्री है। फेडरल कंट्री का मतलब क्या होता है? गवर्नमेंट की पावर्स को सेंट्रल गवर्नमेंट और स्टेट गवर्नमेंट के बीच में डिवाइड कर देना। एंड स्टेट ऑटोनॉमी का मतलब क्या होता है? इसका मतलब है कि स्टेट को कॉन्स्टिट्यूशन के अंदर रहकर अपने मैटर्स को खुद मैनेज करने की फ्रीडम दी जाती है। ठीक है, ये यहाँ पे लिखा है, आप पढ़िए। स्टेट ऑटोनॉमी मीन्स द स्टेट हैव द फ्रीडम टू मैनेज देयर ओन अफेयर्स within constitutional framework. Regional parties are political parties that mainly represent the interest of particular state, region, language और community. Regional parties वो political parties होती है जो mainly किसी state, region, language या community के interest को represent करती है। इनका जो फोकस होता है वो पूरे इंडिया के बजाय अपने रीजन की प्रॉब्लम को सॉल्व करना होता है। बोथ स्टेट ऑटोनॉमी एंड रीजनल पार्टीज प्ले एन इम्पॉर्टेंट रोल इन स्ट्रेंथनिंग इंडियन डेमोक्रेसी। स्टेट ऑटोनॉमी और रीजनल पार्टीज दोनों इंडियन फेडरल सिस्टम को स्ट्रॉन्ग बनाने में एक बहुत ही इंपॉर्टेंट रोल प्ले करते हैं।
Main features of state autonomy: constitutional division of power. The constitution divides power between center and the state through the union list, state list, and concurrent list. State have the authority over subjects such as police, public health, agriculture, and local government. इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन ने सेंटर और स्टेट के बीच पावर्स को क्लियरली डिवाइड कर लिया है, और ये जो डिवीजन है वो यूनियन लिस्ट, स्टेट लिस्ट एंड कॉन्करेंट लिस्ट के थ्रू किया गया है। स्टेट लिस्ट के सब्जेक्ट कौन से होते हैं? जैसे पुलिस हो गया, पब्लिक हेल्थ हो गया, एग्रीकल्चर हो गया। इन पर लॉज बनाने का राइट स्टेट गवर्नमेंट के पास होता है। इससे हर स्टेट अपनी लोकल नीड्स के अकॉर्डिंग डिसीजन ले सकते हैं। इंडिपेंडेंट स्टेट गवर्नमेंट: Each state has its own elected government headed by chief minister. State can make laws on matters included in the state list. अब ये जो हर स्टेट होता है उनका एक इलेक्टेड गवर्नमेंट होता है जिसके हेड कौन होते हैं? चीफ मिनिस्टर होते हैं। स्टेट लिस्ट में जो भी मैटर्स लिखे हैं स्टेट अपने लॉज उन पर खुद बना सकता है, यानी हर स्टेट अपने इंटरनल एडमिनिस्ट्रेशन को इंडिपेंडेंटली चला सकता है। फाइनेंशियल पावर्स: State have the power to collect certain taxes and receive financial assistance from the center. The Finance Commission helps in the distribution of resources between center and state. State के पास कुछ फाइनेंशियल पावर्स भी होती हैं, वो कुछ टैक्सेस कलेक्ट कर सकते हैं, साथ ही सेंटर से फाइनेंशियल असिस्टेंस भी रिसीव कर सकते हैं। इससे स्टेट को डेवलपमेंट के लिए फंड्स मिलते हैं और वो अपना डेवलपमेंट अच्छे से कर पाते हैं, प्रॉपर पॉलिसीज़ बना पाते हैं एंड उन्हें इम्प्लीमेंट भी कर पाते हैं। एडमिनिस्ट्रेटिव इंडिपेंडेंस: स्टेट गवर्नमेंट एडमिनिस्टर देयर ओन डिपार्टमेंट एंड इम्प्लीमेंट डेवलपमेंट प्रोग्राम अकॉर्डिंग टू लोकल नीड्स एंड कंडीशन। स्टेट गवर्नमेंट अपने डिपार्टमेंट को खुद मैनेज करती है। एजुकेशन, हेल्थ, एग्रीकल्चर जैसे सेक्टर्स में स्टेट अपनी पॉलिसीज़ को इम्प्लीमेंट करता है, यानी हर स्टेट अपनी लोकल कंडीशन के हिसाब से एडमिनिस्ट्रेशन चला सकता है। प्रोटेक्शन ऑफ रीजनल इंटरेस्ट: State autonomy allows state to protect their language, culture, tradition and economic interest while remaining the part of Indian Union. State autonomy का एक और इम्पॉर्टेंट ऑब्जेक्टिव होता है कि वो अपने स्टेट की कल्चर को, लैंग्वेज को, ट्रेडिशन को, इन सब को प्रोटेक्ट करते हैं। हर स्टेट की अपनी एक आइडेंटिटी होती है एंड स्टेट ऑटोनॉमी उस आइडेंटिटी को प्रिजर्व करने में हेल्प करती है। Main features of regional parties: regional base. Regional parties mainly operate in one or few states. Their support comes from local people who share common cultural, linguistic और regional interest. Regional parties का support mainly एक या कुछ ही states में होता है। ये parties local culture, language, regional identity को represent करती है। इसीलिए इनका जो influence है वो नेशनल लेवल से ज़्यादा स्टेट लेवल पर होता है, क्योंकि आप जानते हैं कि कुछ ग्रुप स्पेसिफिक स्टेट्स में ही पाए जाते हैं। करेक्ट, कुछ एमपी में हो गया, कुछ महाराष्ट्र में हो गया, कुछ साउथ में हो गया। तो हो सकता है ये वो लोग हों जो कॉमन कल्चर फॉलो करते हैं या कॉमन लैंग्वेज फॉलो करते हैं या जिनके जो रीजनल इंटरेस्ट हैं वो कॉमन हो। तो ये जो रीजनल पार्टीज़ है वो इन्हीं लोगों से बनती है। Focus on local issues. These parties highlight state-specific problems such as regional development, employment, language right, infrastructure needs. Regional parties अपनी state की specific problems को highlight करती है, जैसे कि education हो गया, employment हो गया, या फिर infrastructure हो गया, या water dispute हो गया। ये issues national party से ज़्यादा effectively ये लोग उठाते हैं। Representation of diverse group. Regional parties give political representation to local communities, minorities and backward regions that may not receive adequate attention from the national parties. Regional parties local communities, minorities, backward region इन सारे लोगों को भी पॉलिटिकल रिप्रेजेंटेशन देती है। जिन ग्रुप की आवाज़ नेशनल पॉलिटिक्स में कम सुनाई देती है उनके लिए ये जो रीजनल पार्टीज़ है वो एक इम्पॉर्टेंट प्लेटफॉर्म बन जाती है। Influence in national politics. Many regional parties have become important partners in coalition government at national level. Their support is often necessary for forming government and parliament. आज के टाइम पे बहुत सी रीजनल पार्टीज़ नेशनल पॉलिटिक्स में भी इम्पॉर्टेंट रोल प्ले करती है। जब किसी नेशनल पार्टी को क्लियर मेजॉरिटी नहीं मिलती तब कोएलिशन गवर्नमेंट बनती है। ऐसे टाइम में रीजनल पार्टी का सपोर्ट गवर्नमेंट बनाने के लिए बहुत ही इम्पॉर्टेंट हो जाता है। कोएलिशन मूवमेंट आप जानते हैं,
कोएलिशन गवर्नमेंट आप जानते हैं, जब भी किसी को मेजॉरिटी नहीं मिलती है ना, उन्हें बस थोड़े से और सपोर्ट की ज़रूरत होती है, तो किसी छोटी पार्टी को अप्रोच करती है कि आप आइए और हमें सपोर्ट कीजिए ताकि हम अच्छी गवर्नमेंट बन सके और इस देश का डेवलपमेंट कर सके। स्ट्रेंथनिंग फेडरलिज्म, रीजनल पार्टीज encourage the sharing of power between center and state. They demand greater autonomy and ensure that state interests are considered in national decision making. Regional parties सेंटर और स्टेट के बीच पावर शेयरिंग को सपोर्ट करती है। ये स्टेट के राइट्स और ऑटोनॉमी की डिमांड भी करती है। इसी वजह से इंडियन फेडरल सिस्टम और ज़्यादा स्ट्रॉन्ग होता है। Importance of state autonomy and regional parties. State autonomy helps state govern according to local requirements, while regional parties give voice to regional aspiration. Together, they promote democratic participation, balanced development, and federal cooperation in India. State autonomy की वजह से हर स्टेट अपनी लोकल नीड्स के अकॉर्डिंग डेवलपमेंट कर सकता है। रीजनल पार्टीज लोकल लोगों की प्रॉब्लम को गवर्नमेंट तक पहुंचाती है। तो इन दोनों का काम आप देखिए अलग है और दोनों का काम बहुत ज़रूरी भी है, क्योंकि दोनों मिलकर डेमोक्रेटिक पार्टिसिपेशन को प्रमोट करते हैं, बैलेंस डेवलपमेंट करवाते हैं और फेडरल कॉर्पोरेशन हमें देखने को मिलता है। कंक्लूजन, स्टेट ऑटोनॉमी एंड रीजनल पार्टीज आर इम्पॉर्टेंट फीचर्स ऑफ इंडियाज फेडरल सिस्टम. They protect regional identities, strengthen democracy, and ensure that the needs of different states are represented. While challenges may arise, both contribute significantly to the unity and diversity of India. State autonomy और regional parties इंडियन फेडरल सिस्टम के दो बहुत ही इंपॉर्टेंट पिलर्स यहाँ पे बताए गए हैं। स्टेट ऑटोनॉमी स्टेट को कॉन्स्टिट्यूशन के अंदर रहकर इंडिपेंडेंट काम करने की फ्रीडम देती है। रीजनल पार्टीज रीजनल आइडेंटिटी और लोकल इंटरेस्ट को रिप्रेजेंट करती है। यही हमने देखा, दोनों मिलकर डेमोक्रेसी, फेडरलिज्म और लोगों का जो पार्टिसिपेशन है इसे स्ट्रॉन्ग बनाते हैं। एक्सप्लेन द इम्पैक्ट ऑफ आइडेंटिटी ऑन स्टेट पॉलिटिक्स इन इंडिया. Identity plays a very important role in state politics in India. People often identify themselves on the basis of caste, religion, language, region, tribe, and culture. These identity influence voting behavior, political parties, government policies, and political movement. Since India is a diverse country, identity has become a significant factor in shaping state politics. आइडेंटिटी का मतलब होता है कि किसी पर्सन या ग्रुप की पहचान। सो इंडिया में लोग अपनी पहचान कैसे करते हैं? कास्ट के बेसिस पे, रिलीजन के बेसिस पे, लैंग्वेज के बेसिस पे, यही तो बेसिस होता है उनका। सो यही आइडेंटिटी स्टेट पॉलिटिक्स को भी बहुत ज़्यादा इन्फ्लुएंस करती है। कैसे? सिंपल वर्ड्स में, स्टेट पॉलिटिक्स में लोग कई बार सिर्फ पॉलिटिकल इश्यूज़ को देख कर ही नहीं, बल्कि अपने कास्ट या रिलीजन या लैंग्वेज को ध्यान में रख कर भी वोट देते हैं। इसी वजह से आइडेंटिटी का स्टेट पॉलिटिक्स पर बहुत ही बड़ा इम्पैक्ट पड़ता है। जैसे कि फॉर एग्जांपल कोई सामने पर्सन पॉलिटिक्स में खड़ा है और वो मेरी कास्ट का है, मतलब मेरा ही सेम कल्चर फॉलो करता है, तो मैं किसे वोट दूंगी? इन्हें। दूसरों को नहीं देखूंगी, मैं सिर्फ इन्हें वोट दूंगी। तो यहाँ पे क्या हो रहा है? आइडेंटिटी अफेक्ट कर रही है स्टेट पॉलिटिक्स में। करेक्ट। लेट्स मूव ऑन फर्दर। कास्ट एंड स्टेट पॉलिटिक्स. कास्ट इज़ वन ऑफ द मोस्ट इन्फ्लुएंशियल फैक्टर इन इंडियन पॉलिटिक्स. Many political parties mobilize voters on caste line. Different caste groups support parties that they believe will protect their interests. For example, in states like UP or Bihar, caste-based politics have strongly influenced election and government formation. Reservation policies and demand for social justice are often linked to caste identity. इंडिया के कई स्टेट्स में कास्ट इलेक्शन को बहुत ही ज़्यादा इन्फ्लुएंस करती है। पॉलिटिकल पार्टीज़ अलग अलग कास्ट ग्रुप्स का सपोर्ट लेने की कोशिश करती हैं एंड लोग कई बार उस पार्टी को वोट देते हैं जो उनकी कास्ट के इंटरेस्ट को प्रोटेक्ट करेगा। जैसे हमने देखा कि यूपी बिहार में यही होता है, वहाँ पे कास्ट बेस्ड पॉलिटिक्स को बहुत ज़्यादा स्ट्रॉन्ग इन्फ्लुएंस देखने को मिलता है। रिजर्वेशन एंड सोशल जस्टिस जैसे इश्यूज़ भी कास्ट पॉलिटिक्स से ही जुड़े हुए हैं। रिलीजन एंड पॉलिटिक्स. रिलीजियस आइडेंटिटी ऑल्सो अफेक्ट स्टेट पॉलिटिक्स. Political parties sometimes appeal to religious communities to gain support. Issues related to religious right, festival, place of worship, minority welfare often become political topic. Religious identity can help unite people, but it can also create tensions if not handled carefully.
अब बात आती है रिलीजियस आइडेंटिटी की। रिलीजियस आइडेंटिटी भी स्टेट पॉलिटिक्स को अफेक्ट करती है। पॉलिटिकल पार्टीज कभी कभी अलग अलग रिलीजियस कम्युनिटीज़ का सपोर्ट लेने की कोशिश करती है। रिलीजियस राइट्स हो गए, फेस्टिवल हो गया, प्लेस ऑफ वर्शिप हो गया, इन जैसे इश्यूज इलेक्शन में इम्पोर्टेंट बन जाते हैं। सो रिलीजन लोगों को एकजुट भी कर सकता है, लेकिन इसका अगर मिसयूज हो तो सोशल टेंशन भी क्रिएट हो सकता है। इसलिए रिलीजन का यूज़ बहुत ही रिस्पॉन्सिबली करना होता है। Language and regional identity. Language has played a major role in the formation of state in India. After independence, many states were reorganized on a linguistic basis. People often support parties that promote their language and culture. For example, language-based movements have been important in states such as Tamil Nadu and Maharashtra. Regional parties frequently use linguistic identity to protect local interests. इंडिया में कई स्टेट्स लैंग्वेज के बेसिस पर बनाए गए हैं। इंडिपेंडेंस के बाद हमने देखा कि स्टेट का जो रीऑर्गेनाइजेशन हुआ है वो भी लिंग्विस्टिक बेसिस पर ही हुआ था। तो लोग अपनी लैंग्वेज और कल्चर को प्रोटेक्ट करना चाहते हैं। इसी वजह से कई रीजनल पार्टीज़ लैंग्वेज और कल्चर को अपना मेन इशू बनाती है, जैसे तमिलनाडु हो गया, महाराष्ट्र हो गया। ठीक है, तो यहाँ पर लैंग्वेज बेस्ड पॉलिटिक्स में काफ़ी इन्फ्लुएंस देखने को भी मिला है। एंड ये जो रीजनल पार्टीज़ होती है ये लिंग्विस्टिक आइडेंटिटी को ही यूज़ करती है, साथ में ही इनके जो लोकल इंटरेस्ट है उन्हें भी प्रोटेक्ट करती है। ट्राइबल एंड एथनिक आइडेंटिटी। इन मैनी नॉर्थ ईस्टर्न स्टेट एंड ट्राइबल रीजन, एथनिक एंड ट्राइबल आइडेंटिटीज़ आर इम्पॉर्टेंट पॉलिटिकल फैक्टर्स. Communities demand greater autonomy, protection of culture, and economic development. Several political movements and statehood demands have emerged from tribal identity concerns. These movements have been influenced the creation of new state and special constitutional provision. ट्राइबल आइडेंटिटी का मतलब है जो आदिवासी कम्युनिटीज़ होती है उनकी पहचान। एथनिक आइडेंटिटी का मतलब क्या होता है? किसी पर्टिकुलर कम्युनिटी की लैंग्वेज या कल्चर या फिर ट्रेडिशन के बेसिस पर उनकी पहचान होना। नॉर्थ ईस्ट इंडिया और ट्राइबल रीजन में ये आइडेंटिटीज़ बहुत ही ज़्यादा इम्पॉर्टेंट होती है। ये कम्युनिटीज़ अपनी कल्चर की प्रोटेक्शन, डेवलपमेंट एंड कभी कभी ग्रेटर ऑटोनॉमी की भी डिमांड करती है कि हमारा जो कल्चर है उसकी प्रोटेक्शन हो और इकोनॉमिक डेवलपमेंट भी हो। इसी वजह से कई सारे मूवमेंट्स भी देखने को मिले हैं और नए स्टेट की डिमांड भी देखने को मिली है। राइज ऑफ रीजनल पार्टीज। Identity politics has encouraged the growth of regional parties. These parties focus on the interest of specific communities, region, or linguistic group. Regional parties play a significant role in state government and often influence national politics through coalition government. आइडेंटिटी पॉलिटिक्स की वजह से रीजनल पार्टीज़ का भी राइज हुआ था। ये पार्टीज़ किसी पर्टिकुलर रीजन, लैंग्वेज या कम्युनिटी के इंटरेस्ट को भी रिप्रेजेंट करती है। ये लोकल इश्यूज नेशनल पार्टीज़ के कंपैरिजन में बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंस देती है एंड इसीलिए कई सारे स्टेट में रीजनल पार्टीज़ बहुत ही पावरफुल बन गई है और नेशनल पॉलिटिक्स को भी इन्फ्लुएंस करने लगी है। Positive and negative effects. Identity politics has both advantage and disadvantage. On the positive side, it gives representation to marginalized group and help protect cultural diversity. It strengthens democracy by allowing different communities to voice their concern. On negative side, excessive focus on identity can lead to social division, communal tension and vote bank politics. आइडेंटिटी पॉलिटिक्स की वजह से मार्जिनलाइज ग्रुप को पॉलिटिकल रिप्रेजेंटेशन मिलता है, लेकिन मार्जिनलाइज ग्रुप क्या होते हैं? इनका मतलब है सोसाइटी के वो लोग जो पहले डेवलपमेंट या पॉलिटिक्स में पीछे रह गए। ये पॉलिटिक्स कल्चर डाइवर्सिटी को प्रोटेक्ट करती है। डिफरेंट कम्युनिटीज़ को अपनी प्रॉब्लम गवर्नमेंट तक पहुंचाने का मौका भी मिलता है। इससे डेमोक्रेसी और इंक्लूसिव बनती है, यानी हर ग्रुप को रिप्रेजेंटेशन यहाँ पर मिलता है। लेकिन इसकी कुछ नेगेटिव इफ़ेक्ट्स भी हैं। अगर पॉलिटिकल पार्टीज़ सिर्फ कास्ट या रिलीजन या लैंग्वेज के बेसिस पर ही पॉलिटिक्स करें तो सोसाइटी में डिवीज़न और ज़्यादा बढ़ सकते हैं एंड कभी कभी बहुत ज़्यादा दंगे फसाद भी हो सकते हैं और वोट बैंक पॉलिटिक्स भी देखने को मिल सकती है। मतलब किसी पर्टिकुलर कास्ट या कम्युनिटी को टारगेट करके सिर्फ उन्हीं को ही वोट्स देना, इसे कहते हैं पॉलिटिक्स, वोट बैंक पॉलिटिक्स। वोट बैंक पॉलिटिक्स का मतलब होता है कि किसी पर्टिकुलर कास्ट या कम्युनिटी को टारगेट करके सिर्फ उनके वोट्स लेने की पॉलिटिक्स करना।
इससे डेवलपमेंट और पब्लिक वेलफेयर के जो इश्यूज़ हैं वो बहुत पीछे रह जाते हैं और ठीक से डेवलपमेंट नहीं हो पाता। कंक्लूजन, आइडेंटिटी इज़ अ पावरफुल फोर्स इन द स्टेट पॉलिटिक्स इन इंडिया। कास्ट, रिलीजन, language, region, ethnicity shape political behavior and government policies, while identity politics help ensure representation and cultural protection. It should be balanced with national unity and development. A healthy democracy requires respect for diversity along with the commitment to the common welfare of citizen. Identity इंडिया की स्टेट पॉलिटिक्स का एक बहुत ही इंपॉर्टेंट पार्ट है। कास्ट हो गया, रिलीजन हो गया, लैंग्वेज हो गया, ये सारी चीज़ें वोटिंग बिहेवियर और गवर्नमेंट पॉलिसीज़ को इन्फ्लुएंस करती है। आइडेंटिटी पॉलिटिक्स की वजह से डिफरेंट कम्युनिटीज़ को रिप्रेजेंटेशन और कल्चरल प्रोटेक्शन भी मिलती है, ठीक है। एंड ये नेशनल यूनिटी एंड डेवलपमेंट के साथ प्रॉपरली बैलेंस होनी चाहिए। एक अच्छी डेमोक्रेसी को डाइवर्सिटी की रिस्पेक्ट करनी चाहिए, साथ में ही जो आम लोग हैं उनके वेलफेयर का भी कमिटमेंट करना चाहिए। Explain the constitutional structure and working of Gram Sabha in rural. The Gram Sabha is the foundation of rural self-government in India. It is basic democratic institution at village level where people directly participate in decision making. The Gram Sabha was given constitutional status through 73rd Constitutional Amendment Act 1992, which strengthened Panchayati Raj institution and promoted grassroots democracy. ग्राम सभा विलेज लेवल पर डेमोक्रेसी की सबसे बेसिक और इम्पॉर्टेंट इंस्टीट्यूशन मानी जाती है। ग्राम सभा गांव के सभी रजिस्टर्ड वोटर्स का ग्रुप होता है, जहां विलेज के लोग मिलकर अपने गांव के डेवलपमेंट और लोकल प्रॉब्लम से जुड़े हुए डिसीजंस लेते हैं। इसे कॉन्स्टिट्यूशनल स्टेटस किसके थ्रू दिया गया था? 73rd कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट के थ्रू 1992 में दिया गया था, जिसने पंचायती राज को और ज़्यादा स्ट्रॉन्ग किया एंड ग्रास रूट डेमोक्रेसी को प्रमोट किया था। कॉन्स्टिट्यूशन स्ट्रक्चर ऑफ ग्राम सभा। द कॉन्स्टिट्यूशनल प्रोविजन रिलेटेड टू ग्राम सभा आर फाउंड इन पार्ट 9 ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया, आर्टिकल 243 टू 243 ओ। ग्राम सभा से रिलेटेड कॉन्स्टिट्यूशनल प्रोविजंस कहाँ पर लिखे गए हैं? पार्ट 9 ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया, आर्टिकल 243 से 243 ओ में ग्राम सभा से रिलेटेड प्रोविजंस लिखे गए हैं। डेफिनेशन ऑफ ग्राम सभा। According to Article 243b, a Gram Sabha is a body consisting of all persons whose names are included in electoral roll of a village or group of village within the area of Gram Panchayat. इस आर्टिकल के अकॉर्डिंग ग्राम सभा एक ऐसी बॉडी है जिसमें उस विलेज या ग्राम पंचायत एरिया के सभी रजिस्टर्ड वोटर्स मेंबर होते हैं, यानी जिस भी अडल्ट सिटीजन का नाम वोटर लिस्ट में हो वो ऑटोमेटिकली ग्राम सभा का मेंबर बन जाता है। Constitutional status. The 73rd Constitutional Amendment made the Gram Sabha a constitutional body. 73rd Constitution Amendment ने ग्राम सभा को एक कॉन्स्टिट्यूशनल बॉडी बना दिया। This amendment came into force on 24th April 1993. ये अमेंडमेंट फोर्स में कब आया था? 24th April 1993 से, and provided legal recognition to village level democracy. And इस अमेंडमेंट ने विलेज लेवल डेमोक्रेसी को एक लीगल रिकॉग्निशन प्रोवाइड किया। मेंबरशिप। Every adult citizen of the state of the village who is 18 years of age or above and whose name appear in the vote list ऑटोमेटिकली अ मेंबर ऑफ ग्राम सभा। जो भी एडल्ट सिटीज़न हैं विलेज के और वो 18 ईयर्स से अबव हैं या 18 ईयर्स के हैं और जिनका नाम वोटर लिस्ट में है, वो ऑटोमेटिकली ग्राम सभा के मेंबर बन जाते हैं। पावर्स एंड फंक्शन। द कॉन्स्टिट्यूशन ऑथोराइज स्टेट लेजिस्लेचर टू डिटरमाइन द पावर एंड फंक्शन ऑफ ग्राम सभा। Therefore, the exact powers may differ from state to state. कॉन्स्टिट्यूशन ये कहता है कि कॉन्स्टिट्यूशन ये भी कहता है कि ग्राम सभा के एग्जैक्ट पावर्स और फंक्शन स्टेट लेजिस्लेचर ही डिसाइड करेगी। इसलिए अलग अलग स्टेट में ग्राम सभा की जो पावर्स है वो आपको अलग देखने को मिल सकती है, थोड़ा डिफरेंस आपको देखने को मिल सकता है। वर्किंग ऑफ अ ग्राम सभा मीटिंग्स। ग्राम सभा मीटिंग्स आर हेल्ड एट रेगुलर इंटरवल्स, यूजुअली 2 to 4 times a year. The dates, procedures are decided according to state laws. The सरपंच जनरली प्रिसाइड ओवर दीज मीटिंग्स। सबसे पहले बात करते हैं मीटिंग्स की। ग्राम सभा की जो मीटिंग्स हैं वो काफ़ी रेगुलर होती है। जनरली साल में 2 से 4 मीटिंग्स होती है। मीटिंग का टाइम और प्रोसीजर स्टेट गवर्नमेंट के रूल्स के अकॉर्डिंग ही डिसाइड किया जाता है।
इस मीटिंग की जो चेयरमैनशिप होती है वो सरपंच ही करते हैं। अब देखते हैं अप्रूवल ऑफ प्लान्स एंड स्कीम। द ग्राम सभा डिस्कस एंड अप्रूव डेवलपमेंट प्लान्स, वेलफेयर स्कीम एंड प्रोजेक्ट फॉर द विलेज। इट हेल्प आइडेंटिफाई लोकल नीड्स एंड प्रायोरिटीज़। अब यहाँ पे जैसे कि फॉर एग्जांपल गवर्नमेंट ने एक कुछ प्लान भेजा डेवलपमेंट का, तो इस ग्राम सभा में उसे प्रॉपर्ली डिस्कस किया जाएगा, सबसे उनकी ओपिनियन पूछी जाएगी और उसे अप्रूव करना है या कुछ बातें उनसे और ऐड करवानी है, ये सारी बातें यहाँ पे डिस्कस की जाएगी। ठीक है, इससे पता चलता है कि वहाँ की जो लोकल नीड्स हैं और प्रायोरिटीज़ हैं वो क्या हैं। ठीक है, कि क्यों वहाँ पे ये डेवलपमेंट का प्लान मना किया जा रहा है या इसमें ये एडिशन किए जा रहे हैं। इससे ये पता चलता है कि उस गांव की लोकल नीड्स क्या है। ओके, फाइनेंशियल सुपरविजन। ग्राम पंचायत। The Gram Sabha examine the budget, account and expenditure of Gram Panchayat. It ensures transparency and accountability in the use of public funds. फाइनेंशियल सुपरविजन की अगर हम बात करें, ग्राम सभा ग्राम पंचायत का बजट, अकाउंट, एक्सपेंडिचर भी चेक करती है, यानी गवर्नमेंट का पैसा सही जगह यूज़ हो रहा है या नहीं, इस पर ग्राम सभा नज़र रखती है। इससे ट्रांसपेरेंसी एंड अकाउंटेबिलिटी बढ़ती है। ट्रांसपेरेंसी का मतलब होता है हर काम खुलकर ईमानदारी से किया जाए। अकाउंटेबिलिटी का मतलब होता है कि ऑफिशियल्स अपने काम के लिए रिस्पॉन्सिबल हो कि हाँ, ये काम मैंने किया है, मैंने इस काम को अप्रूव किया था, यहाँ से मैंने सामान खरीदा है और बाकी के पैसे यहाँ पर हैं। सिलेक्शन ऑफ बेनिफिशियरीज। इट हेल्प सिलेक्टिंग एलिजिबल बेनिफिशियरीज फॉर गवर्नमेंट वेलफेयर स्कीम सच एज हाउसिंग, पेंशन, एम्प्लॉयमेंट प्रोग्राम। गवर्नमेंट की वेलफेयर स्कीम जैसे पीएम आवास योजना हो गई और पेंशन स्कीम हो गई या फिर एम्प्लॉयमेंट से रिलेटेड कुछ भी प्रोग्राम हो गए, तो इनके एलिजिबल बेनिफिशियरीज़ का जो सिलेक्शन होता है वो ग्राम सभा की हेल्प से ही किया जाता है। इससे ये इंश्योर होता है कि स्कीम का बेनिफिट सही लोगों तक पहुंच सके। सोशल ऑडिट। द ग्राम सभा कंडक्ट सोशल ऑडिट ऑफ गवर्नमेंट स्कीम एंड डेवलपमेंट वर्क। दिस हेल्प प्रिवेंट करप्शन एंड मिसयूज ऑफ रिसोर्स। सोशल ऑडिट का मतलब होता है गवर्नमेंट के डेवलपमेंट वर्क और स्कीम की पब्लिक द्वारा चेकिंग। ग्राम सभा वेरीफाई करती है कि डेवलपमेंट का जो काम है वो ऑनेस्टली हो रहा है या नहीं हो रहा है। इससे करप्शन और पब्लिक मनी का जो मिसयूज़ है वो रोकने में हेल्प मिलती है एंड इसके थ्रू जो डेवलपमेंट का काम है वो भी फेयरली होता है, किसी भी तरह की कोई गड़बड़ नहीं होती है। पब्लिक पार्टिसिपेशन। इट प्रोवाइड्स प्लेटफॉर्म फॉर विलेजर्स टू एक्सप्रेस देयर ओपिनियन, रेज ग्रीवेंसेस and participate in local governance. This strengthens democratic participation. ग्राम सभा विलेजर्स को एक ऐसा प्लेटफॉर्म देती है जहाँ वो अपनी प्रॉब्लम्स को बता सकते हैं, सजेशंस भी देख सकते हैं, अपने ओपिनियंस को एक्सप्रेस भी कर सकते हैं, है ना। तो ये चीज़ डेमोक्रेटिक पार्टिसिपेशन को और ज़्यादा स्ट्रॉन्ग बनाती है। अब क्या इंपॉर्टेंस है ग्राम सभा का? प्रमोट डायरेक्ट डेमोक्रेसी एट विलेज लेवल। यहाँ पे सारे लोग एक साथ मिलकर डिसीजंस ले रहे हैं, जिससे क्या हो रहा है, डायरेक्ट डेमोक्रेसी प्रमोट हो रही है, ट्रांसपेरेंसी एंड अकाउंटेबिलिटी इंश्योर होती है, लोगों का जो पार्टिसिपेशन है डेवलपमेंट में वो बढ़ता है, लोकल इंटरेस्ट एंड नीड्स को प्रोटेक्ट किया जाता है और पंचायती राज इंस्टीट्यूशन को और ज़्यादा स्ट्रॉन्ग किया जाता है। कंक्लूजन। द ग्राम सभा इज द बैकबोन ऑफ रूरल डेमोक्रेसी इन इंडिया by involving villagers in decision making, planning and monitoring of development activities. It ensures effective and participatory governance. Its constitutional recognition under 73rd Constitutional Amendment has played a vital role in strengthening grassroots democracy एंड रूरल डेवलपमेंट इन इंडिया। ग्राम सभा विलेज लेवल पर डेमोक्रेसी को स्ट्रॉन्ग बनाती है, लोगों को डायरेक्टली डिसीजन मेकिंग में पार्टिसिपेट करने का भी मौका देती है। इससे डेवलपमेंट के जो काम है उसमें भी ट्रांसपेरेंसी एंड अकाउंटेबिलिटी इंश्योर होती है। अब ये जो ग्राम सभा का कॉन्स्टिट्यूशन रिकॉग्निशन है वो कहाँ है? 73rd कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट के अंदर है और इसकी वजह से जो ग्रास रूट डेमोक्रेसी है वो भी स्ट्रॉन्ग हुई है और रूरल डेवलपमेंट भी बढ़ा है। Okay, so that's all for today. Thank you so much.